नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 द्वितीय सत्र विषय हिंदी इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, जिनके लेखक है शंकर दयाल शर्मा और इकाई का प्रकार है रेखाचित्र। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम इस इकाई के जो लेखक है शंकर दयाल शर्मा, उनके बारे में हम परिचय जानेंगे उनका। तो शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19/8/1918 और मृत्यु 26/12/1999, और वे हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो राष्ट्रपति का जो उनका कार्यकाल था वह था 1992 से लेकर 1997 तक। तो शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, जिनका जन्म भोपाल यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई में वे आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की और वहां से वे एमए, एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। उपाधि यानी डिग्री, जिसे हम आज के समय में डिग्री के नाम से परिचित हैं। तो उपाधि प्राप्त की। बाद में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी हुए और वहीं पे उन्होंने प्रवक्ता रहे। उनके बाद वहां से लौटकर उन्होंने राजनीति में हिस्सा लिया। तो पहले वह विधायक, उसके बाद में सांसद के रूप में उन्होंने अपनी राजनीति का आरंभ किया। इस राजनीति की यात्रा के दौरान वे राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर जाकर उनकी राजनीति समाप्त हुई। शंकर दयाल शर्मा हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों भाषाओं में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: देशमणि, हमारे पथ दर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय, हमारे चिंतन आदि पुस्तकें उनकी हिंदी भाषा में लिखी गई थी। आज हमारी जो इकाई का नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, जो रेखाचित्र का प्रकार है। तो यहाँ लेखक श्री शंकर दयाल शर्मा ने हमें लाल बहादुर शास्त्री जी के व्यक्तित्व का परिचय दिया है और उस व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। लाल बहादुर शास्त्री के जो गुण थे, वो गुणों का हमें शंकर दयाल शर्मा ने परिचय दिया है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में अब हम पाठ का पठन करते हुए समझेंगे इस इकाई को। तो लाल बहादुर शास्त्री एक सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई। सामान्य परिवार से उठकर वे देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति उनकी अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन के विकास की मूल धाराएं थी। तो अब हम पठन करते हुए इस इकाई को समझेंगे। तो शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। कर्मयोगी, कर्मयोगी हमारे इकाई के नाम पाठ में, इकाई में भी आता है कर्मयोगी। तो कर्मयोगी यानी कर्म मार्ग का अनुसरण करने वाला। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कर्म यानी काम के रूप में हमें समझना है। तो शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। उपयुक्त है यानी उचित है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। रहस्य यानी भेद। सामान्य परिवार से
आकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, उसका जो भेद है, रहस्य है, वो उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। तो शास्त्री जी भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले इंसान नहीं थे और अचानक कभी भाग्य का साथ मिले और सफलता मिल जाए, ऐसे भी नहीं थे। और वे उन लोगों में से थे जिसको अपनी हथेली की लकीरों की बजाय, यानी अपनी तकदीर के भरोसे नहीं, लेकिन अपने चिंतन यानी मनन, बार बार सोचना, और कर्म यानी काम और काम करने की जो शक्ति थी उन पर उन्हें अधिक, सबसे ज्यादा भरोसा था। और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। क्रमशः यानी धीरे धीरे। चिंतन, काम करने की शक्ति, इन पर भरोसा करके धीरे धीरे वह अपने जीवन का रास्ता आगे सफल करते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था, यानी काम ही ईश्वर था, और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। तो शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था, यानी काम ही भगवान था, और उसके प्रति बिना किसी फल, यानी विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखते हैं तो हम कोई भी छोटा बड़ा काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई निजी स्वार्थ होता है। हम पहले ये सोच लेते हैं कि यह काम करने से हमें कौन सा लाभ होगा या नुकसान होगा, लेकिन शास्त्री जी ऐसे नहीं थे। वे कर्म को ईश्वर मानते थे और बिना किसी फल की आशा, यानी काम करने के बाद मुझे क्या फल मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, वह बिल्कुल ऐसा सोचते नहीं थे और संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे, यानी न्योछावर रहते थे। जो भी काम करते थे उसमें अपने आप को झोंक देते थे, अपने आप को न्योछावर कर देते थे। यहां तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उपेक्षित यानी उदासीन। तो विद्यार्थी मित्रों, जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री तक के पद तक पहुंचे तब भी उन्होंने कई सफलताएं प्राप्त की, लेकिन उस सफलता के बाद उन्हें कई सारे ऐसे अवसर मिले जिसे वह फल प्राप्त कर सकते थे, यानी कुछ अपने निजी लाभ प्राप्त कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी ओर उदासीनता, यानी उन्होंने मन में उस लाभ के बारे में सोचा ही नहीं। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। उनका जो जीवन दर्शन यानी व्यक्तित्व था, उनके जीवन जीने की जो शैली थी, वह गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। गीता, हिंदू धर्म का जो धर्म पुस्तक है गीता, उसमें निष्काम यानी किसी भी फल की आशा किए बिना जो काम करता है उस काम को निष्काम कहते हैं। तो जो गीता में भी लिखा है कि काम करते जाओ, फल की आशा मत रखो, तो उस निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप थे शास्त्री जी। इसलिए मैं समझता हूं कि उन्हें केवल कर्मयोगी की बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना ही अधिक उपयुक्त है। उपयुक्त यानी उचित। तो हमारे इकाई में जो नाम दिया है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, तो लेखक कहते हैं कि उन्हें केवल कर्मयोगी नहीं बल्कि निष्काम कर्मयोगी कहना ही अधिक उपयुक्त है, यानी सबसे उचित है कि निष्काम कर्मयोगी यानी किसी भी फल की आशा किए बिना जो काम करते हैं उसे निष्काम कर्मयोगी कहते हैं। आगे देखते हैं, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था यानी श्रद्धा। तो अपना जो काम है उसके प्रति उन्हें श्रद्धा थी, विश्वास था। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण थे। वे जो भी काम करते थे उस काम के प्रति उन्हें संपूर्ण समर्पण यानी समर्पित कर देते थे अपने आप को।
मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। तो उनका जो जीवन चरित्र दर्शन यानी जो व्यक्तित्व है उनमें यह बात दिखाई देती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में यानी कि कोई भी काम करते हो, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो या अन्य कोई भी काम हो, यदि उसमें आप सफल होना चाहते हैं तो अपने दायित्वों को, दायित्व यानी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, यानी कि उसके प्रति आपको इन जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा शक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। तो उसके लिए आपके जो काम है उसके प्रति आपको समर्पित होना है, समर्पण देना है और काम में समन्वय यानी समानता होनी चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। चिंतन यानी मनन, बार बार सोचना, सोच विचार के काम करना। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांतों में निहित है। तो यह कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश का अगर विकास करना है तो उसका रहस्य इसी भक्ति यानी काम के प्रति जो लगाव है वह भक्ति की बात है, और कर्म के सिद्धांत पर यानी काम करने के सिद्धांत में ही यह बात समाज, देश और व्यक्ति के विकास में यही सिद्धांत छिपे हुए हैं। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुरूप उदाहरण है। शास्त्री जी का जो संपूर्ण जीवन था वह श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते थे। ये जो गुण थे वह केवल कार्यों में सिर्फ प्रदर्शित ही नहीं होते थे, बल्कि उनके कार्यों में यह गुण दिखाई भी देते थे। उन भावों का एहसास भी होता था, कामों में वह दिखाई भी देता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय है। तो उनके जो अपने व्यक्तित्व है, जीवन है, उन विचारों का अनोखा समन्वय यानी एक अनोखी प्रकार से समानता थी। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। वे जो कुछ कहते थे वही काम करते थे, लेकिन उनमें क्या विशेषता थी कि वह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के विकास के बारे में, राष्ट्र के लाभ के बारे में सोचते थे, और राष्ट्र के लाभ के बारे में सोचकर ही वे उनसे प्रेरणा लेकर ये काम करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। उनके व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि कोई भी काम करो लेकिन उसमें अपना स्वार्थ नहीं बल्कि राष्ट्र का लाभ सोचकर ही वे काम करते थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। पंडित नेहरू जो हमारे स्वतंत्र देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने जो देश के लिए विरासत छोड़ी थी उसे संभालना कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय साफ साफ देखा कि इसे संभालने की ताकत सिर्फ और सिर्फ शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को, इस भरोसे को पूरा किया। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई थी। परवरिश यानी पालन पोषण, बड़े हुए थे। तो सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए
और सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश यानी पालन पोषण हुआ, बड़े हुए, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। उनके जीवन की यह सरलता थी, विशेषता थी कि वह सामान्य परिवार से आते हुए भी जब प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे तब भी उनमें यही सामान्यता बनी रही और वह सामान्य जीवन ही व्यतीत करते रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार के आकर्षण पैदा करते। तो ये जो गुण थे, विनम्रता, सादगी और सरलता, उनके व्यक्तित्व के एक विशिष्ट प्रकार के गुण थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। यह सारे गुण गांधी बापू में भी थे जो शास्त्री जी में आए थे। तो इसलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो बापू के इन्हीं गुणों से प्रेरित होकर, प्रभावित होकर शास्त्री जी ने सन 1921 में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे। भारतीय चिंतकों यानी कि भारत देश की स्वतंत्रता के बाद भारत की जो चिंता करते थे, उनके बारे में जो सोचते थे, वैसे डॉक्टर भगवान दास और बापू यानी गांधी बापू से प्रभावित होकर उन्होंने जीवन भर डॉक्टर भगवान दास और गांधी बापू के जो आदर्श विचार थे, काम थे, उन आदर्शों पर ही शास्त्री जी चलते रहे और तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते। खुद तो उन आदर्श विचारों और कामों से प्रेरित होकर वे चलते रहे, लेकिन औरों को भी प्रेरित करते रहे उन आदर्शों पर। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है। बाइबिल यानी ईसाइयों का धर्म पुस्तक, उसमें एक उक्ति यानी पंक्ति, जिसे हम पंक्ति नाम से भी जानते हैं, वह बिल्कुल सही जान पड़ती है, यानी शास्त्री जी पर सही लागू होती है। वह उक्ति थी, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। विनम्र यानी विनय विवेकी जो होगा वही इस पृथ्वी का वारिस यानी उसका रक्षक, उत्तराधिकारी भी जिसे कहते हैं और रक्षक भी कहते हैं। तो बाइबिल में यह उक्ति लिखी है कि जो विनम्र सरल स्वभाव का होगा वही इस पृथ्वी का सही मायने में रक्षक होगा, उत्तराधिकारी होगा। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। तो जब हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम यानी देश की आजादी के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, उस समय शास्त्री जी की उम्र केवल 17 वर्ष की थी और तभी वह स्कूल में थे और इस स्वतंत्रता संग्राम में वह जुड़े। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आजादी और सामाजिक कार्यों की ओर ही लगा रहा। हर बार शास्त्री जी के मन में एक ही विचार थे, एक ही सोच थी कि भारत देश की आजादी के लिए काम करना और सामाजिक कार्य करना। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोकसेवा मंडल में शामिल हो गए। यह एक लोक सेवा मंडल में वे शामिल हो गए जिसके वे जीवन भर सदस्य यानी सभ्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। तो गांधी जी के विचार जो थे अछूतोद्धार यानी उस समय जो पिछड़ी जाति के लोग थे उन्हें अछूत माना जाता था। तो गांधी जी ने उन अछूतों के उद्धार के लिए जो काम लिया था उसमें शास्त्री जी भी जुड़ गए। अछूतोद्धार यानी जो पिछड़ी जाति के, नीची जाति के लोग थे उन्हें अछूत माना जाता था। तो
उस अछूतोद्धार यानी अछूतों के उद्धार के लिए गांधी जी ने जो विचार प्रकट किए थे, जो काम कर रहे थे, उसी काम और उसी विचारों में शास्त्री जी भी शामिल हो गए। यहां से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। एक नया अध्याय आरंभ हुआ। अध्याय यानी पाठ, प्रकरण। यहीं से उनके जीवन का एक नया पाठ शुरू हुआ। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया। उसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। तो 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने भी उसमें भाग लिया। परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहां से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। तो 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन में शास्त्री जी शामिल हुए और उन्हें जेल जाना पड़ा, तब से शुरू होकर सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर उनकी जेल यात्रा चलती रही, यानी उन्हें बार बार जेल जाना पड़ा। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इन 12 वर्षों के दौरान यानी 1930 से 1942 तक के जो 12 वर्ष थे, उन 12 वर्षों के दौरान शास्त्री जी 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी, कितनी बड़ी लालसा थी, कितना बड़ा उत्साह था। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। 1932 में जब किसान आंदोलन हुआ तब शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया और उस समय भी उन्हें जेल जाना पड़ा। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। शास्त्री जी वैसे तो कई बार जेल गए, लेकिन 1942 में जो जेल यात्रा यानी उन्हें जो जेल हुई, जो उनके जीवन की सबसे लंबी जेल यात्रा थी, यानी 3 वर्ष की जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए हुए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे थे। इसी समय शास्त्री जी गांधी जी द्वारा बताए गए कई रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी यानी उच्च पद पर भी रहकर वे जन सेवा के कार्यों में भी शामिल थे, जन सेवा के कार्य भी करते थे। 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। तो शास्त्री जी को किसानों के प्रति उनके मन में काफी लगाव था, प्रेम था। इसलिए सन 1936 में किसानों की दशा यानी हालत, परिस्थिति का अध्ययन यानी अभ्यास, तो उन किसानों की परिस्थिति का अभ्यास करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसका शास्त्री जी को अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पूरी मेहनत लगन से किसानों के बारे में जाना, सोचा, समझा, देखा और उन्होंने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि किसानों की दशा हालत क्या है, उसका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। जमींदारी यानी पहले जो जमींदार थे वो किसानों के पास से किसी न किसी तरह से जमीन ले लेते थे, छीन लेते थे, चाहे कोई भी तरीका अपनाकर वे गरीब किसानों के पास से जमीनें ले लेते थे। तो उस जमींदारी उन्मूलन यानी जड़ मूल से निकाल देना। तो इस बात पर शास्त्री जी ने विशेष जोर दिया कि यह जो जमींदार है वो किसी न किसी तरह से किसानों से यह जमीन छीन रहे। तो इस बात को जमींदारी का जो समाज में एक हिस्सा था उसे उन्मूलन यानी जड़ मूल से निकालने की शास्त्री जी ने सोचा। इसके बाद वे 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे।
मैं समझता हूं कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। तो जब इलाहाबाद में 6 वर्षों तक वे नगर पालिका में किसी न किसी रूप में जुड़े रहे, तब उन्हें लोगों के नजदीक आने का मौका मिला। शास्त्री जी के व्यक्तित्व में इन नागरिकों की समस्याओं से अधिक निकट आने का और उनसे परिचित होने का एक अनुभव मिला। नगर पालिका में रहकर उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। वे खुद गांव से थे, इसलिए उन्हें ग्रामीण जीवन यानी गांव के लोगों के जीवन का उन्हें अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया। इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव उसमें शास्त्री जी ने जोड़ दिया। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। निराकरण यानी समाधान, सुलझाना। तो नगर पालिका में रहकर और कई पदों पर रहकर अब शास्त्री जी छोटी बड़ी जो भी परेशानियां थी उन्हें आसानी से समस्याओं को समाधान कर लेते थे, क्योंकि उन्हें इतना अनुभव हो गया था। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। तो इसी काम के प्रति उनकी जो निष्ठा थी, उनकी जो मेहनत थी, इसके कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए यानी पसंद किए गए, चुने गए बहुमत द्वारा। कोई भी इलेक्शन किए बिना बहुमत द्वारा उन्हें चुना गया, उसे निर्वाचित कहते हैं। सही मायने में यही शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। तो संसदीय जीवन की शुरुआत यहां से ही हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ, जिसका अंत देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे तब तक हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी। शास्त्री जी ने कई विविध क्षेत्रों में काम किया देश के लिए, इसलिए राजनीति में उन्हें इतनी सही और गहरी यानी बहुत जानकारी थी, पकड़ थी, कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा। तो श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानने लगी, क्योंकि शास्त्री जी देश के विविध समस्याओं की उन्हें सही पहचान थी और उनके बारे में बहुत कुछ जानते थे। इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। इंदिरा गांधी जी भी मानती थी कि शास्त्री जी के साथ रहकर उनके मार्गदर्शन, उनके सलाह सूचन से ही मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न यानी विविध पदों पर वे रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। तो केंद्र में आते ही रेल यानी रेलवे और परिवहन, संचार, परिवहन यानी एक जगह से दूसरी जगह जो माल सामान ले जाने का काम करते हैं उसे परिवहन कहते हैं। संचार यानी संदेश व्यवहार, संदेश व्यवहार जो है, वाणिज्य, उद्योग, ऐसे कई महत्वपूर्ण कामों में वे मंत्री पद पर रहे। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, इन सभी मंत्री पदों पर रहकर उन्होंने जो प्रशासकीय यानी शासन पद्धति, दक्षता यानी निपुणता का जो प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। मंत्रालयों के जो भी कार्य होते थे उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक यानी
सभी मंत्रियों के साथ या जो भी काम करवाना है उन सभी पदाधिकारियों के साथ उनका व्यवहार बिल्कुल सरल था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। वे चाहे शास्त्री जी विविध प्रकार के पदों पर रहे, लेकिन कभी भी अपने पद को उन्होंने ऊंचा नहीं समझा। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। उनका एक सीधी सी और सरल सोच थी लोगों के लिए कि मैं जनता का शासक, जनता पर राज करने वाला नहीं बल्कि जनता का सेवक हूं, यानी जनता की सेवा करने वाला हूं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। उनका जो यह सबसे अच्छा विचार था कि मैं जनता पर शासन करने वाला शासक नहीं बल्कि जनता का सेवक हूं, इस विचार के कारण उन्हें मंत्रियों में तो लोकप्रियता मिली ही, लेकिन साथ साथ लोगों में, जनता में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद, निधन यानी मृत्यु, तो ऐसी ही लोकप्रियता की वजह से जब हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद देश ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने में, छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद शास्त्री जी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया और वह प्रधानमंत्री पद का समय काल बहुत छोटा था, सिर्फ 19 महीने थे, लेकिन 19 महीनों में उन्हें जो लोकप्रियता मिली, उन्हें जो सफलताएं मिली, वह हमारे देश के लिए, नेताओं के लिए और हमारे लिए एक उदाहरण स्वरूप है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। शास्त्री जी के सामने उनका जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, वह बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। उसमें किसी भी प्रकार का धुंधलापन यानी अस्पष्टता नहीं थी। भटकाव यानी उससे बचकर इधर उधर भागने की जो बात थी वह बिल्कुल नहीं थी। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। उन्होंने विविध पदों पर कार्य किए, कार्यभार संभाला, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। कई सारे पदों पर काम किया, लेकिन वे अधिकारों से अधिक उन्होंने कर्तव्यों को पर तरजीह दी। तरजीह यानी प्राधान्य, महत्व दिया। अपने अधिकारों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन कर्तव्यों के बारे में उन्होंने अधिक कर्तव्यों को महत्व दिया। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। तो उनका जो आत्मसंयम था अधिकारों से नहीं लेकिन कर्तव्यों की। विद्यार्थी मित्रों, हम भी क्या करते हैं जिसे गुजराती में कहते हैं हक और फर्ज। तो हक निभाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब देश के प्रति कुछ कर्तव्य यानी फर्ज होती है तब हम सब पीछे हट जाते हैं। तो शास्त्री जी ऐसे नहीं थे। शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक अपने कर्तव्य यानी फर्ज को महत्व दिया, अधिक तरजीह यानी महत्व दिया। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में, अलीगढ़ में जो मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी आज हम उसे कॉलेज के नाम से जानते, उसमें दीक्षांत समारोह था, यानी जो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, ऐसा उत्सव वार्षिक उत्सव था। उस दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। वे जब दीक्षांत समारोह में गए तो उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। क्या संबोधित किया कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप पढ़ लिख कर चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएं, आपकी मंजिल जो भी हो,
आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए, लेकिन हर एक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है। संविधान यानी बंधारण के नाम से भी हम जानते हैं। तो आपको सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि हम नागरिक हैं इस देश के, और संविधान द्वारा ही हमें प्रदत्त यानी यह सब कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है। हमें अधिकार तो मिले बंधारण की वजह से, संविधान की वजह से, लेकिन सिर्फ हक नहीं, बल्कि हमें इसके लिए कुछ कर्तव्यों को भी निभाना पड़ेगा, उसका भी बोझ आता है, जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। शास्त्री जी ने कहा कि देश हमारा प्रजातांत्रिक है, हम सबको निजी यानी सबको स्वतंत्रता है, कोई भी काम करने की सब स्वतंत्रता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग यदि आप एक व्यवस्थित समाज के हित में, उसके लाभ में, समाज के लाभ में, जो स्वेच्छा यानी अपनों ने जो भी प्रतिबंध लगाए उसके तहत यानी उसके अधीन होना चाहिए। समाज के हित के लिए ही कार्य करने चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्म संयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी कि अधिकार सबको चाहिए, लेकिन कर्तव्य कोई निभाना नहीं चाहता। तो शास्त्री जी ने यह महत्वपूर्ण बात कही कि अधिकार का तो उपयोग करो, लेकिन साथ में जो कर्तव्य है उसे भी आत्म संयम के साथ उसे भी महत्व दो, जिसे हम सबको आज याद रखने की जरूरत है कि हमारे देश के सिर्फ अधिकार न भुगतें, लेकिन अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी हम पालन करें। तो विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई में हमें शास्त्री जी के जो कुछ गुण हमें देखने को मिलते हैं, तो कौन कौन से गुण हमें इस इकाई द्वारा प्राप्त होते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी छोटे कद के लेकिन बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था रखनी चाहिए, यानी हम जो भी कार्य, जो भी लक्ष्य सोचते हैं उस लक्ष्य के बारे में हमें दृढ़ आस्था होनी चाहिए। हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए, यानी हमारा जो भी कर्तव्य है वह उसके फल की आशा रखे बिना हमें काम करते रहना चाहिए। अपने उद्देश्य को पाने के लिए हमें कर्मों में लगे रहना चाहिए। हमारा जो भी उद्देश्य है, जो भी लक्ष्य है, उसे पाने के लिए हमें कर्मों में यानी काम में लगा रहना चाहिए। उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हम अपने आप को पूरी तरह से उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को हमें झोंकना चाहिए, संपूर्ण काम में लगे रहना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी जैसे गुण हो यह आवश्यक है, जो सभी गुण गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री में थे। तो यह सभी गुण भी हम में होने चाहिए। हम जो कहें वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। केवल और केवल अपना स्वार्थ नहीं, बल्कि हम जो भी काम करेंगे किसी भी क्षेत्र में, तो वो काम हम देश के लाभ के लिए भी करेंगे, ऐसी सोच हमें लानी चाहिए। इन्हीं गुणों के कारण शास्त्री जी एक विशेष व्यक्ति बन सके, और शास्त्री जी के इसी व्यक्तित्व से हमें इन सारे गुणों को ग्रहण करना चाहिए। हमें शास्त्री जी को आज भी सलाम करने चाहिए, जैसे ऐसे नेताओं की आज भी हमें बहुत जरूरत है। थैंक यू।